आनंदपुर गांव के जंगल में पीलू रहती थी। वो एक गरीब चिड़िया थी और घर में ही अचार बनाने का काम करती थी। उसका पति बंटी कबूतर उसकी मदद करता था और बाकी टाइम वो ऑटो चलाता था। दोनों पति पत्नी हनुमान जी की भक्ति करते थे और उन्हें हर दिन लाल फूल और लड्डू भोग में लगाते थे। पीलू हनुमान जी की पूजा करने के बाद एक टोकरी में अचार लेकर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर के साथ साथ उसका ऑटो भी टूट जाता है। देखो पीलू, हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरा ऑटो टूट गया है, मेरा पैर टूट गया है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति करना नहीं छोड़नी है हमें। आप सही कह रहे हैं जी। जब हम सुखी थे तब तो अच्छे से भक्ति करते थे। अब थोड़ा दुख आया है तो हनुमान जी से शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। अब किराया, दवाई और किराने के खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो आपकी बहुत फिक्र है जी। चिंता मत करो, हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर पीलू बिना आराम किए और तरह के अचार बनाने लगती है और बंटी का ख्याल भी रखती थी। दोनों पति पत्नी अच्छे से हनुमान जी की पूजा किया करते थे। फिर पीलू अचार बेचने जाती थी। एक कालू कौवा पीलू की दुकान के सामने अपनी भी अचार की दुकान लगा लेता है, लेकिन वो महंगा और खराब क्वालिटी का अचार बेचता था। अचार ले लो, अचार आम के, नींबू के, आंवले के, खट्टे मीठे, तीखे अचार। ऐसे ग्राहकों को पीलू बुलाती है। वहाँ पे बबली आती है। आम का अचार कितने कितने का दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की एक बोतल है। मेरे पास तो 12 तरह के अचार है। अरे वाह, अचार से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हरी तोती वहाँ आती है। पीलू, ऐसे अचार तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती है। जी हरी मैडम, मैं इन्हें घर में बनाती हूँ, इसीलिए अच्छे क्वालिटी के तेल और मसाला इस्तेमाल करती हूँ। आप एक बार लेके देखिए, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत बढ़िया पीलू, मुझे आंवले का आधा और मिक्स अचार 1 किलो दे दो। हाँ, मुझे आम और नींबू के 1-1 किलो। इस तरह से पीलू की अचार वहाँ के औरतों को बहुत पसंद आने लगता है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। लेकिन इस बात से कालू बहुत दुखी होता है। कोई भी उसकी दुकान में अचार नहीं खरीदता था। बबली मैडम, एक अचार मेरे यहाँ से भी ले लो। नहीं भैया, आपके अचार से बदबू आ रही है। आपकी दुकान पीलू के सामने नहीं चलेगी। आप कहीं और चले जाओ। कालू गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है, मैं अपनी दुकान क्यों हटाऊं? इस पीलू को यहाँ से हटा दूंगा। इसको सबक सिखाना होगा। पीलू के घर में हनुमान जी की बहुत कृपा है। बंटी जी, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और हाँ, अब हनुमान जी के लिए भंडारा करवाएंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे। जी सही कह रहे हैं आप। चलिए हनुमान जी की आरती कर लेते हैं। पीलू और बंटी हनुमान जी की पूजा करते हैं। उन्हें लाल फूल की माला भेंट करते हैं और लड्डू भोग लगाते हैं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की अचार बिकने से बहुत परेशान था। इस पीलू के कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं इसके अचार को खराब कर दूंगा। रात के समय जब सो रहे थे, तब कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो केमिकल का पैकेट लेकर अचार में छिड़कने के लिए जाता है और अचार में केमिकल डाल देता है। इससे बहुत तेज सड़ने की बदबू आने लगती है। पीलू और बंटी जाग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? तुम मेरे पूरे अचार को सड़ा दिए हो। कालू, तुम्हें मैं पुलिस में पकड़वा दूंगा। तू वैसे भी टूटा फूटा हुआ है, मैं तुझे और तोड़ दूंगा। फिर तू और तेरी पत्नी भीख मांगना मेरे अचार की दुकान के सामने। मैं तुम्हें कुछ रूखी सूखी रोटियां दे दिया करूंगा भीख में। कालू गुस्से में बंटी और पीलू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर हनुमान जी प्रकट होते हैं और कालू को उठाकर हवा में गोल गोल घुमाने लगते हैं।
और उसकी अपने गधा से बहुत पिटाई कर देते हैं। कालू बहुत डर जाता है। पीलू और बंटी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हनुमान जी। तो हनुमान जी कहते हैं, तू मेरे भक्तों से माफी मांग जिनको तू खत्म करने वाला था। मुझे माफ कर दो पीलू, बंटी। फिर हनुमान जी कालू को जंगल के बाहर फेंक देते हैं। हनुमान जी आपकी जय हो। बेटी पीलू, तुम दोनों ने इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करने और मेरी भक्ति करना नहीं छोड़े। हर समय मुझे ही याद करते रहे और गरीबों की सहायता करने की सोचते रहे। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि अब से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में आसपास के गांव में भी पीलू से अचार खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं। मुनाफा बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपनी पति को बहुत अच्छे से इलाज करवा लेती है और ठीक होने पर वो भी उसके काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी हनुमान जी के लिए भंडारा लगवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। बाहुबलीपुर गांव के जंगल में सुंदरी कौवी एक ठेले में चिकन बेचा करती थी। उसकी दुकान से उसे बहुत फायदा होता था क्योंकि उसके चिकन का ठेला बहुत अच्छे से चलता था और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। उसकी कमाई इतनी थी कि वो उन पैसों से छोटे घोंसले से एक बड़ा घर खरीद ली। उस दिन से उसको बहुत घमंड हो गया। एक दिन उसकी दुकान में एक ग्राहक आया। दीदी, एक प्लेट चिकन देना तो और हिसाब खाते में लिख लेना। मैं हमेशा की तरह तुम्हें महीने के आखिर में पैसे दे दूंगा। तो सुंदरी बोलती है, कैसा हिसाब? आज से उधार बंद और हाँ, अब से चिकन 30 रुपए प्लेट नहीं मिलेंगी बल्कि 50 रुपए प्लेट मिलेगा, समझे कि नहीं? तो हरिया कहता है, अरे सुंदरी दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। आपको पैसे दे तो देता हूँ ईमानदारी से। तो सुंदरी बोलती है, तुम कैसे गरीब लोगों को सस्ते दामों में चिकन बेचकर मैं गलती करती थी। अब पहले पैसे रखो फिर चिकन खाना। इस तरह से सुंदरी बहुत घमंडी हो चुकी थी और वो गरीब ग्राहकों से पहले पैसे रखवाती थी, बाद में उन्हें चिकन देती थी। जब अमीर ग्राहक आते हैं तो उनसे बहुत अच्छे से बात करती थी। सुंदरी को पता था कि जंगल के पक्षियों के पास और कोई चिकन की दुकान नहीं है जहां वो चिकन खाने जा सके। इस बात का वो फायदा उठाती थी। फिर कुछ महीनों बाद उसकी दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना चिकन का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर सुंदरी उससे झगड़ा करने के लिए जाती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने चिकन क्यों बेच रही हो? कहीं और जाकर बेचो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो पीलू कहती है, सुंदरी दीदी, इंटरनेशनल विमेंस डे आने वाला है, इसलिए मुझे लोन मिला नया काम शुरू करने के लिए। मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, तुम्हारे सामने मेरी क्या औकात है? वैसे भी मेरे कारण तुम्हें ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि मेरे चिकन ऑर्गेनिक है। तुम्हारी ज्यादा बड़ी पुरानी दुकान है, मैं नई हूँ और मुझे लोन भी चुकाना है। पीलू की बातें सुनकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि सुंदरी बहुत घमंड से। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो चिकन को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए गांव में एक नोटिस जारी होता है कि जो चिड़िया अच्छा खाने की चीज बनाती होगी उसे इनाम मिलेगा। तो सुंदरी कहती है, ये पीलू तो बहुत ही टैलेंटेड है। इंटरनेशनल विमेंस डे कहीं ये जीत न जाए। मुझे इसकी दुकान बंद करवानी होगी, इसकी दुकान से ग्राहक भगाने होंगे। मैं अपना दाम कम नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने चिकन का साइज ऐसा बड़ा करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। चिकन में केमिकल इंजेक्शन लगाकर उनका साइज बढ़ा दूंगी। फिर ऐसा सोचकर सुंदरी अपने घर में चिकन में इंजेक्शन लगाकर उन्हें बड़ा कर देती है
और मन ही मन बहुत खुश होती है और सुंदरी अपनी दुकान में ग्राहकों को बुलाना शुरू करती है। जंबो चिकन ले लो, जंबो चिकन, इतने बड़े चिकन कभी नहीं खाए होंगे, जंबो चिकन, जंबो चिकन। जंगल के पक्षी सुंदरी की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागने लगते हैं और चिकन का साइज देखकर चौंक जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सुंदरी की जंबो चिकन बिक जाते हैं। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, अब इंटरनेशनल विमेंस डे मैं ही जीतूंगी। कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल विमेंस डे आता है और 3 चिड़िया जजेस पीलू और सुंदरी के ठेले पर आते हैं। वो पहले सुंदरी के बनाए हुए जंबो चिकन का स्वाद चखते हैं, लेकिन तभी चिकन खाते ही वो लोग उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रहे हैं। तो पीलू कहती है, सुंदरी, तुमने इन चिकन में क्या मिलाया है जिससे जजेस की तबीयत खराब हो गई? सुंदरी बोलती है, अरे वो। इसके पहले सुंदरी कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। जज जाबाज बोलता है, सुंदरी, एक केमिकल से बड़े किए हुए चिकन है, तुम लोगों को बीमार करने का काम कर रही हो, तुम्हें फाइन लगेगा। पीलू चिड़िया, तुम इंटरनेशनल विमेंस डे की विजेता हो। पीलू को इनाम देकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुंदरी, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो चिकन का, लेकिन चिकन के नाम पर ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद चिकन खिलाती है। ऐसे टिल्लू बोलता है तो बबलू कहता है, तुम्हारे चिकन का जंबो साइज देखकर हम लालच में आ गए और उन्हें खाकर जजेस की हालात ऐसी हो गई जैसे वो बीमार हो गए। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसे कहकर सभी पक्षी सुंदरी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट चिकन बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की चिकन की दुकान थी। सुंदरी अपने लालच के कारण सजा भुगत रही थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगे। बेलापुर जंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते थे। पीलू चिड़िया भी इसी में पढ़ती थी, लेकिन पीलू का मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। उसको उसकी माँ ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया था। कभी कभी तो वो क्लास में ही सो जाती थी। एक दिन पीलू कैंटीन में खाना खा रही थी। उस कैंटीन का मालिक हरिया वहाँ आता है। पीलू, तुमने पिछले 6 महीनों से उधार नहीं चुकाई हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद, या तो पैसा या फिर कैंटीन में काम करके पैसा उतरवाओ। तो पीलू कहती है, मेरी मम्मी जो भी पैसे भेजती है हरिया काका, वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ काम करने लग जाऊँ। तो हरिया कहता है, अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। पीलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देती है और बर्तन साफ करती थी, डस्टिंग करती थी, इडली डोसा भी बनाती थी और तो और दूसरे स्टूडेंट्स को सर्विंग भी करती थी। पीलू को सर्व करता देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुंदरी कहती है, देखो देखो, पीलू को करने इंजीनियरिंग आई है लेकिन कैंटीन में नौकरी कर रही है। अरे क्या यही करने आई थी पीलू चिड़िया? तो पीलू कहती है, तुम्हें क्या सुंदरी, तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तो क्लास में नींद आती है, तो कम से कम मैं यहाँ काम तो कर रही हूँ। इस तरह से जैसे तैसे पीलू इंजीनियरिंग पूरी कर लेती है और घर वापस पहुंच जाती है। उसकी माँ बबली उसको बोली, अरे पीलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गई थी? इतना पैसा खर्च करके तुझे इंजीनियर बनाई, अब तुझे मैं अपनी भाई की फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगी। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम्हारी जबरदस्ती के कारण मैंने इंजीनियरिंग की है। अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती से काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना खुद का काम करूंगी। तो बबली कहती है, खुद का काम करना है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी।
ये सुनकर पीलू सोच में पड़ जाती है। वो अगली सुबह अपनी पुरानी साइकिल रिपेयर करके उसमें एक बोर्ड लगाती है जिसमें लिखा होता है इंजीनियर का डोसा। पीलू साइकिल में ही डोसा बनाकर बेचती थी और सिर्फ 10 रुपए में बेचा करती थी। जल्द ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन बबली को उसकी एक अमीर सहेली पिंकी चिड़िया कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत बेहतरीन डोसा वाली आई है। वो सिर्फ 10 रुपए में डोसा बेच रही है। तो बबली कहती है, किसकी बात कर रही हो तुम? तो पिंकी चिड़िया कहती है, कोई है इंजीनियरिंग डोसा वाली। ये सुनकर बबली का सिर चकरा जाता है। ऐसे ही एक दिन पीलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और हरिया कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुंचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। पीलू, तुम तो वाकई में बहुत होनहार निकली। हम तो बस घिसी पिटी नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी हंसी उड़ाती थी, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है सुंदरी और हरिया अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आपने मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं आपसे सीखी हूँ। और यहाँ पर सस्ता डोसा बेचने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जबरदस्ती से कोई पढ़ाई करे तो वो किसी काम की नहीं होती है। ये सब बबली एक तरफ खड़ी सुन रही थी और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। बेटी, मैं तुझे कितना गलत समझती थी, लेकिन तू बहुत ही समझदार निकली। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से पीलू साइकिल में ही डोसा बेचा करती थी और बहुत सफल हुई। बेलापुर गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू रहती थी। वो घर में ही कांच की चूड़ियां बनाया करती थी और एक टोकरी में उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करती थी। पीलू लक्ष्मी जी की बिना स्वार्थ के भक्ति किया करती थी। उसका पति बंटी कबूतर प्लम्बर था और नल फिटिंग और रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। भले ही हमारी घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है कि आपकी जान बच गई है। इतने दुख में भी तुम्हारे मन में लक्ष्मी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है पीलू। लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमारे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। अब तो मेरी इस हालत के कारण घर का किराया, दवाई और किराने के खर्चा कैसे निकलेगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काश मैं जल्दी से ठीक हो जाता पीलू। आप चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से सब संभल जाएगा। मैं और मेहनत से कांच की चूड़ियाँ बनाया करूँगी। अभी तो त्योहार का सीजन आने वाला है, हो सकता है कि हमारी अच्छी कमाई भी हो जाए। ऐसे कहकर पीलू बिना आराम किए चूड़ियाँ बनाती थी और बंटी का ख्याल भी रखती थी। इस वजह से वो भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। घर का खर्च अब भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। एक दिन वो अपनी कांच की चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे ग्राहकों को बुलाती रहती है। तभी वहाँ पे बबली आती है। कितने की चूड़ियाँ दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की 12 चूड़ियाँ है, ले लीजिए, आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। अरे वाह, इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चूड़ियाँ हैं ये। मुझे तो तुम 200 रुपए की लाल हरी चूड़ियाँ दे दो, इस त्योहार में बहुत अच्छी लगेंगी। पीलो, ऐसी चूड़ियाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं दिखती हैं। तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं इन्हें खुद घर में बनाती हूँ। इन्हें मैं लक्ष्मी जी की भक्ति के कारण ही बना सकती हूँ, हरी मैडम, क्योंकि उन्हें ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया पीलो, मुझे भी 200 की दे दो। मिक्स मैच करके मैं भी तुम्हारे इन्हीं पर लक्ष्मी जी के भक्ति करते हुए ही ये चूड़ियाँ पहनूंगी। इस तरह से पीलू की चूड़ियाँ वहाँ की औरतों को बहुत पसंद आने लगती है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। देखिए जी, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। माँ लक्ष्मी जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो दोनों माँ लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। बहुत अच्छे विचार है जी।
अब मैं माँ लक्ष्मी जी को उनकी पसंद की कमल की माला अर्पित करती हूँ और उन्हें शुद्ध घी के लड्डू भोग में लगाती हूँ। पीलू लक्ष्मी जी को कमल की माला और लड्डू अर्पित करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की चूड़ियाँ बिकने से बहुत परेशान था। कालू कौवे की चूड़ियों की दुकान थी, लेकिन वो महंगी और खराब क्वालिटी की चूड़ियाँ बेचने लगा था। इसी वजह से उसकी दुकान में अब औरतें नहीं जाती थी। इस पीलू के कारण मेरी दुकान तो बहुत नुकसान हो रहा है, इसे यहाँ से भगाता हूँ। फिर वो पीलू के पास जाता है। ए पीलू, तू अब से यहाँ अपनी दुकान नहीं लगाएगी, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कालू भैया, मैं गरीब टोकरी में चूड़ियाँ बेचने वाली हूँ, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? तेरे आने के बाद से मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, यहाँ से भाग जा। तो वहाँ पे बबली पहुँचती है। आप पीलू को ऐसे नहीं भगा सकते कालू जी, हम आपकी दुकान से इसलिए चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो खराब क्वालिटी की महंगी है। आप पीलू को तंग मत करो और ये जोर जबरदस्ती बंद करो। कालू भीड़ इकट्ठा होता देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो घर जाकर सोचता है और रात में पीलू के घर की तरफ एक हथौड़ा लेकर जाता है। पीलू की पूरी कांच की चूड़ियों को मैं तोड़ कर रख दूंगा, बल्कि मैं तो उसके टूटे फूटे पत्तों को भी एक दो हाथ मार दूंगा, जिससे वो और टूट फूट जाएं। कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो हथौड़े से चूड़ियों को तोड़ने लगता है। कांच के फूटने की आवाज सुनकर पीलू और बंटी जग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस गए? तुमने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। कालू, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तुझे तोड़ दूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसी समय पीलू माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसका हथौड़ा उसी पर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि कांच की चूड़ियाँ जो उसने तोड़ी थी सब की सब फिर से जुड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और सबके जाने के बाद पीलू को माँ लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी बहुत दया है माँ मेरे ऊपर। बेटी, तू इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करना और मेरी भक्ति करना नहीं भूली। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब से तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों में भी पीलू की कांच की चूड़ियाँ खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं। मुनाफा बेहद बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपने पति का बहुत अच्छे से इलाज करा लेती है और ठीक होने के बाद वो भी उसी काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू एक बढ़ई था और छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम करता था। पीलू बांस से सजावटी सामान बनाती थी। उनकी कमाई ज्यादा नहीं होती थी तो सुंदरी पीलू को कहती है, पीलू तुम बहुत सुंदर सजावटी सामान बनाती हो, लेकिन इसे जब कमाई ही नहीं होगी तो क्या मतलब इस काम का? तो पीलू कहती है, सुंदरी बहन, कमाई कैसे होगी जब मैं अकेले ही ये काम करूँगी? अगर इस काम की फैक्ट्री होती तो मैं अच्छे से कमाती। सुंदरी बोलती है, फैक्ट्री और वो भी हम जैसे गरीब लोगों की कैसे हो सकती है पीलू बहन? चलो मैं भी मजदूरी के लिए निकलती हूँ। रात में काम करके बबलू घर आता है तो पीलू बबलू से कहती है, बबलू जी, क्या आज आप मुझे पैसे देंगे? देखिए, घर की छत टूट रही है और दीवार भी तड़क गई है, इनको रिपेयर करवाना है। तो बबलू बोलता है, आज तो पैसे नहीं मिले पीलू, मैं कुछ दिनों में तुम्हें पैसे दे दूंगा। दूसरों के लिए काम करने से मुनाफा नहीं होता,
क्योंकि लोग समय पर पैसे नहीं देते हैं। घर के लिए फर्नीचर बनाने का भी मेरा ख्याल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पीलू कहती है, कोई बात नहीं जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर मेरा और तुम्हारा काम अच्छे से चल निकले तो एक दिन हमारा भी अच्छा घर होगा। जी, हम जरूर अपने सपने पूरे करेंगे। अभी तो किसी तरह से हमारा गुजारा हो रहा है। अगले दिन जब बबलू काम के लिए पहुंचता है, बबलू, अब मेरे पास काम पर मत आना। मैं आपसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री से ही फर्नीचर मंगाने वाला हूँ। ये सुनकर बबलू वहाँ से दुखी होकर चला आता है। इसके बाद वो घर आकर पीलू से सब बात कहता है। देखिए, हम जब तक दूसरों की तरफ देखते रहेंगे ऐसा ही होता है। क्यों ना हम अपने फर्नीचर की फैक्ट्री लगा सकते हैं। आपके पास बड़े होने का हुनर है। तो बबलू कहता है, लेकिन पीलू, मैं फैक्ट्री कैसे बना सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हें पता है ना, ईंट, सीमेंट, लोहा ये सब कितने महंगे हैं। तो पीलू कहती है, आप इन सब महंगी चीजों से फैक्ट्री मत बनाइए। मैं तो कहती हूँ बांस की फैक्ट्री बना लेते हैं। और तो और आप सभी गरीब लोगों के लिए बांस की फैक्ट्री बना देना, जिससे सभी आपको पैसे देंगे। ठीक है पीलू, एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगली सुबह बबलू जंगल जाकर बांस काट कर लेकर आता है और उन बांस को अपने औजारों से आकार दे देकर उन्हें काट लेता है। फिर सभी अलग अलग साइज के टुकड़ों को वो जोड़ता है और उसे एक बिल्डिंग का आकार देने लगता है और 2 ही दिनों में वो एक फैक्ट्री तैयार हो जाती है। पीलू, देखो ये बांस की फैक्ट्री, ये तुम्हारे कारण ही बन पाई है। तुम अगर नहीं होती तो मैं कभी भी इस तरह से नहीं सोचता। ऐसी बात नहीं है जी, ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है। अब हम ऐसी ही फैक्ट्रीज को बना बना कर बेचेंगे। सही कह रही हो पीलू, मैं अब लोगों से संपर्क करता हूँ। हम एक फैक्ट्री तुम्हारे लिए भी बनाएंगे, जिसमें तुम अपने बांस के सजावटी सामान बनाना। पीलू ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर बबलू उस फैक्ट्री को दिखाने के लिए बहुत से लोगों को लाता है। तो हरिया कहते हैं, वाह, ऐसी बांस की फैक्ट्री तो मैंने कभी नहीं देखा। बबलू, तुम बहुत ही हुनर वाले हो। अब तुम मेरे साबुन की फैक्ट्री ऐसे ही तैयार करना। तो कड़क कहता है, मेरे कपड़े की फैक्ट्री को अगर तुम्हें इतने सस्ते दामों में बना सको तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तुम्हें बांस की फैक्ट्री बनाने का ऑर्डर देता हूँ। और ऐसे ही बबलू बहुत मेहनत करके लोगों के लिए उनकी फैक्ट्रीज तैयार करने लगता है और बहुत मुनाफा कमाता है। और एक दिन वो पीलू के लिए एक फैक्ट्री बना देता है। बबलू जी, अब तो हमारी पूरी तकलीफ ही दूर हो गई है और अब मैं अपनी बांस की फैक्ट्री में सजावटी सामान बनाया करूंगी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाने लगते हैं, तरक्की करते हैं। उनके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू, तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा।
जाऊंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानूं कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं। तू कुछ अलग कर, फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं 1 साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं? कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से 2 दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो। मुझे एक फायर कोला देना तो। जी अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है। मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है। दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए। फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना। मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है। फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना। मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई, मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और 1 साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है।